जी दोस्तों नमस्कार, आभार अभिनंदन। ये एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और आज के कार्यक्रम में एक ऐसे युवा हमारे साथ मौजूद हैं, इनके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले जैसा कि आपको मालूम है कि आज 12 जनवरी है और आज के दिन पूरे भारत में, अभी तो मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं पूरे विश्व में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की आज जन्मतिथि है और स्वामी जी का जन्म आज के ही दिन हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं स्वामी जी को शत शत नमन करना चाहूँगा और साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे कि आखिर में क्यों मनाया जाता है युवा दिवस। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्वामी जी का जन्म आज के दिन 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और वो एक महान भारतीय आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। और बहुत सारी चीज़ें आई थिंक कोई ही ऐसा युवा हो जो स्वामी जी के बारे में नहीं जानता हो, लेकिन एक बार फिर से शत नमन करते हुए हमारे बीच मौजूद हैं सिद्धार्थ जोशी। और सिद्धार्थ जी के बारे में बता दूं कि ये हैं हमारे डूंगरपुर के सागवाड़ा के पास बूचिया करके गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन उनका नाम लोगों के जुबान पर उस समय चढ़ा जब 2022 में राष्ट्रीय युवा संसद जो तीसरा संस्करण हुआ, वहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने पूरे राजस्थान में पहली पोजीशन प्राप्त की। उसके बाद वो वहाँ पे दिल्ली में गए, वहाँ पे संसद में दूसरी पूरे भारत में सेकंड पोजीशन प्राप्त की। उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आप गणित, साहित्य और कानून के भी विद्यार्थी हैं, इस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और स्काउटिंग में भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है और बांग्लादेश में भी एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में और आए दिन जो भी नेशनल लेवल के सेमिनार होते हैं उसमें वो अपना प्रतिनिधित्व करते। बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हम कह सकते हैं, एक हरफन मौला। तो सिद्धार्थ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज युवा दिवस है और आज आपका यहाँ पे होना एक मैं कह सकता हूँ कि एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। युवा दिवस क्यों मनाया जाता है और आज के परिप्रेक्ष्य में युवा दिवस की क्या महत्ता है? थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को युवा दिवस की बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और बहुत सामान्य प्रश्न है सर, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी है जी, क्योंकि आज की जो जनरेशन है जेन जी, उसकी सबसे बड़ी समस्या या एक हुनर भी मैं बोलूँ जी, वो यही है कि हम किसी चीज को करने से पहले जी, ये जानना जरूर जानते हैं कि किसी चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जी, जी, तो युवाओं का प्रश्न ये अक्सर रहता है कि हम युवा दिवस मना रहे हैं तो क्यों मना रहे हैं जी, और आज ही के दिन क्यों मना रहे हैं। जी, युवा दिवस मनाने के पीछे का देखो मुख्य उद्देश्य सर, जहां तक मुझे जाने ये है जी, कि हमें इस चीज को बताना है कि युवा केवल उम्र नहीं है। जी, जी, युवा एक तरह से यदि हम देखें जी, तो ऊर्जा और नीति जी, के साथ एक नई सोच की दिशा भी है। जी, और आज के दिन मनाने के पीछे, जिससे स्वामी जी के बारे में आपने जिक्र किया सर, स्वामी विवेकानंद पराधीन भारत का एक ऐसा चिंतन पुरुष जी, जिसने युवाओं को नई सोच दी, दिशा दी। जी, तो निश्चित रूप से 80 के दशक में सरकार ने सोचा कि जिस आदमी ने हम्म, इस देश और दुनिया को यौवन का असली अर्थ बताया, जी, जिसने बताया कि यौवन का अर्थ केवल जी, सुविधा भोगी होना नहीं है, जी, जिसने बताया कि यौवन का असली अर्थ समाज कल्याण के लिए भी जरूरी है, जी, उस व्यक्ति की स्मृति में युवा दिवस मनाया जाता है। और युवा दिवस यदि परिभाषा के तौर पे मैं बताऊं तो मैं जरूर कहूंगा कि एक दिन के रूप में युवा को मनाना इसलिए जरूरी है कि ये दिन आत्मचिंतन का दिन है, जी, जो हमें इस बात का एहसास कराता है, ये सोचने पर मजबूर करता है, ये चिंतन करने पर मजबूर करता है जी, कि युवा केवल जो हमारी जो जवानी है वो जी, सुविधा के लिए नहीं है, जी, बल्कि समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए भी है। जी, तो यही कारण है कि युवा दिवस को एक स्मृति के रूप में हम मनाते हैं। जी, स्वामी जी के आदर्शों पर चलने के लिए जी, ये बहुत जरूरी है सर। जी। आज स्वामी जी का जन्म हुआ था जैसा कि आप जानते हैं, तो स्वामी जी के जन्म दिवस पर ही ये युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्या कुछ कारण रहे या ऐसे कौन सी चीज़ें हैं स्वामी जी के जीवन में? एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि बहुत की कम उम्र में वो हमसे दूर चले गए, 39 साल की उम्र में, और उस दौरान उन्होंने ऐसी ऐसी बहुत सारी मंजिलें प्राप्त की जो हर युवा के लिए, और वैसे भी कहा जाता है कि युवा जो होते हैं वो हमारे देश का भविष्य हैं और आई थिंक 55% से ज़्यादा हमारे देश में युवा हैं। और कहीं ना कहीं हमारे देश का भविष्य, वो चाहे शिक्षा की बात की जाए या किसी भी परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, युवाओं के लिए तो स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि को ही क्यों चुना गया? देखिए सर, 1863 जी, 12 जनवरी, जी, पिता कलकत्ता के कायस्थ परिवार में जी, पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी की विरासत को संभालते हुए एक बालक नरेंद्र का जन्म होता है। जी, और मात्र 39 साल की उम्र में हम, एक आदमी दुनिया और मानवता की सबसे बड़ी गहराइयों को माप लेता है। जी, जी, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में उससे बड़ा
एक युवा आदर्शों का उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। जी जी 80 के दशक में, मैंने पहले भी सर जिक्र किया, 80 के दशक में सरकार ने पहली बार सोचा कि विश्व की सबसे बहुसंख्यकीय आबादी वाला देश भारत, युवा आबादी वाला देश भारत, जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा एक मतलब वर्किंग जो कैपेसिटी है वो यूथ की है, ठीक है, सबसे ज्यादा युवा आबादी एक कार्य को कर रही है, ठीक है, देश के उत्थान के लिए आगे बढ़ रही है, तो उसका आदर्श किसको माना जाए। और युवा दिवस, और हमारे सामने कई नाम थे। जब इतिहास को खंगाल के देखा तो वो आदमी जिसने दरिद्र नारायण की अवधारणा दी, वो आदमी जिसने गरीबों के उत्थान के लिए, जिसने कर्मकांड से ज्यादा कर्म को युवा से जोड़ा, उससे बड़ा उदाहरण सरकार के पास नहीं था। 1984 में सरकार ने ये सोचा कि 1985 से मेरे हिसाब से युवा दिवस की शुरुआत हुई थी, और स्वामी विवेकानंद के नाम पर, और जिस व्यक्ति ने शिकागो में जाके, स्वामी जी की देखिए सर कई बातें हैं, समय कम पड़ जाएगा उनके बारे में यदि हम सब चीजें कहें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज भी स्वामी जी के आदर्शों से बढ़ के, मेरा तो ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मैं बोलता भी हूँ सर कि यदि व्यक्ति को जीवन के आदर्शों को समझना है, भविष्य की चिंता करनी है, तो स्वामी जी के आदर्शों को अगर वो देख ले तो भविष्य के रास्तों के लिए उसे दुनिया के किसी भी मानचित्र को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्वामी जी से बढ़ के एक एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता था कि उनको आदर्श मान के युवा दिवस मनाया जाए। तो यही एक कारण था कि स्वामी जी को हम सबने फॉलो किया, और आज उन्हीं के नाम पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है और जहाँ तक हमने पढ़ा है, स्वामी जी जब शिकागो में गए धर्मशाला में, एक धर्म सभा में, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो एक अलग बिल्कुल माहौल सा बन गया। और वो धर्म सभा तो शायद अपने आप में आने वाले कई सालों तक याद की जाएगी। लेकिन स्वामी जी को, क्योंकि स्वामी जी बहुत बड़े वक्ता थे, और आप भी हमारे बागड़ के गौरव हो, और कई राष्ट्रीय स्तर पर आप अपने आप को प्रस्तुत कर चुके हो, तो उन्हें एक विचारक के रूप में आप मानते हैं, एक फिलोसोफर के रूप में मानते हैं, या एक धर्म प्रचारक के रूप में? अगर तीनों में मानते हैं तो किस तरह से परिभाषित करना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है जी, जिसे मैंने बोला कि पराधीन भारत का जी सबसे बड़ा चिंतन पुरुष जी, एक जनमानस, आम जनमानस और समाज का ऐसा व्यक्ति जी, जिसके आदर्शों को आज भी दुनिया मानती है जी, ठीक है जी, उस व्यक्ति को धर्म प्रचारक तक सीमित रखना तो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। यदि मानना ही है तो उन्हें मानवता का प्रचारक मानना मेरे हिसाब से ज्यादा उचित होगा। और मैं वैसे भी सर कह रहा हूं, आप जरा सोचिए कि जिस आदमी ने उस वक्त ये कहा कि जब तक इस देश के गांवों में जी हजारों लाखों लोग भूखे हैं तब तक इस देश के शिक्षित वर्ग का दायित्व पूरा नहीं होता जी। वो आदमी जिसने ईश्वर को दरिद्र के रूप में देखा, दरिद्र के भीतर ईश्वर को देखा, दरिद्र के भीतर, वो आदमी जिसका ये मानना था कि यदि ईश्वर को देखना है तो मूर्तियों में मत ढूंढो, यदि ईश्वर को आपको देखना है तो उन गरीबों में ढूंढो, उनका उत्थान करो, समाज का उत्थान करो, एक लक्ष्य को मानो और आगे बढ़ो जीवन में जी। तो उससे बड़ा तो फिलोसोफर इस दुनिया में कोई नहीं होगा सर। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्वामी जी मानवता के सबसे बड़े प्रचारक थे। नो डाउट सर, वेदांत को आगे ले जाने वाला उनसे बड़ा व्यक्ति आज तक कोई नहीं हुआ। तो धर्म के प्रचारक वो थे, एक बेहतर वक्ता थे, और हम जैसे कई वक्ताओं के आदर्श है, पूरे देश के युवाओं के आदर्श है। तो मैं उनको एक बेहतरीन फिलोसोफर मानता हूँ जिन्होंने ये सीखा सर। एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर है लास्की जी। बहुत आजकल हम डरते हैं युवा की, हम सरकार से अगर सवाल पूछ ले, हम किसी से सवाल पूछ ले तो क्या होगा। लास्की ने एक बहुत प्रसिद्ध कथन कहा था कि भाई क्वेश्चन गवर्नमेंट डज नॉट मीन कि आई एम अगेंस्ट द नेशन। यदि मैं सरकार से प्रश्न पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं राष्ट्र के खिलाफ, राष्ट्र विरोधी हूँ। तो स्वामी जी ने यही चीज बोली कि किसी भी चीज के लिए जीवन में प्रश्न पूछने से मत डरो। स्वामी जी का एक बहुत सारा एक किस्सा मैं आपको बताऊं। आपने फिलोसोफर की बात की जी। उनकी बचपन से एक चीज थी कि वो देखी दिखाई चीजों पर भरोसा नहीं करते। उनके पिताजी वकील थे तो वो तर्कों पे ज्यादा ध्यान देते थे जी। तो स्वामी जी की एक बहुत बड़ी खासियत ये थी कि स्वामी जी बचपन में जो भी संत महात्मा उनको मिलते हैं वो एक ही सवाल पूछते थे कि क्या ईश्वर होते हैं। अच्छा। तो सारे संत महात्मा के बिल्कुल होते हैं। तो ये पूछते थे दिखाओ, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है। तो संत महात्मा के पास इसका जवाब नहीं होता था, तो गोल मटोल जवाब दे दिया जाता था। ये व्यक्ति केवल सवाल के पीछे नहीं भागा, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में उन आदर्शों उन सिद्धांतों को फॉलो किया कि जवाब, सवाल के साथ जवाब के पीछे भी भागे। और ये यात्रा शायद उनकी तब पूरी हुई जब इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस इनको मिले, और जब इन्होंने सवाल पूछा कि गुरुदेव ईश्वर होते हैं, तब रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया कि बिल्कुल होते हैं, मैं अभी अपने सामने के ईश्वर को देख रहा हूँ और मैं तुम्हें भी ईश्वर को दिखाऊंगा। अच्छा। तब स्वामी जी को लगा कि मेरी यात्रा शायद यहाँ से शुरू हो रही है जीवन की, और उन्होंने इस चीज को फॉलो किया। और फिलोसॉफी, वो दर्शन के विद्यार्थी रहे, वो इतिहास के विद्यार्थी रहे। स्वामी जी का अगर हम जीवनी देखें तो वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और उन्होंने, आप देखिए शिकागो में
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द अमेरिका, ये कहते ही पूरा पांडाल खड़ा हो गया। तो एक बहुत बड़े फिलोसोफर है जो हम आज तक उनसे सीखते आ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है उन्होंने जीवन में सबसे बड़ी सीख अगर कोई दी है तो वो ये दी है कि डिग्रियों के पीछे मत भागो, भागना ही है तो युवाओं को कैरेक्टर के पीछे भागना चाहिए। तो स्वामी जी इस मामले में तो बहुत बड़े फिलोसोफर है। बिल्कुल आपने सही कहा। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं मानता हूँ वो ये कि जिस दिन इस महापुरुष ने वहाँ शिकागो में कहा कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम की शुरुआत हुई और आज भी हमारे भारत का प्रतिनिधित्व कहीं न कहीं वसुधैव कुटुंबकम का है। तो इस लाइन को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम को? देखिए सर, वसुधैव कुटुंबकम आज भी मैं बहुत संवैधानिक तौर पे अगर बात करूं, मैं जैसे सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूं, मैं जब भी संविधान को पढ़ता हूं, मैं कानून का विद्यार्थी हूं। हमारे जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के, उसमें अनुच्छेद 51 यही कहता है कि भारत विश्व का कल्याण करे। अच्छा। हमने हमारी सर फिलोसॉफी शुरू से विश्व कल्याण और वसुधैव कुटुंबकम की रही है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं हमने अपने महापुरुषों के आदर्शों को फॉलो किया है। स्वामी विवेकानंद हो, दयानंद सरस्वती हो, रामकृष्ण परमहंस हो, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को तय किया, भारत के इतिहास को तय करके भविष्य के लिए रास्ते तैयार किए। और एक बड़ा कारण है सर, आज भी हमारा ये हर जगह ये प्रयास रहता है कि विश्व जहां युद्धों की रणनीति में आज उलझ रहा है, आज हमने देखा ट्रम्प साहब अभी वेनेजुएला पे जो अटैक हुए, ये सारी स्थितियों के बीच भी भारत कभी युद्ध का समर्थन नहीं करता। हम परमाणु संपन्न देश हैं, फिर भी हमारी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को न केवल मानते हैं बल्कि आत्मसात भी करते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि विश्व में युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता। यदि कल्याण करना है तो सबको मिलकर चलना होगा। और ये आज सारे तौर पे आज हम देखें सर, कई ऐसे वैश्विक संगठन बने हैं जिसमें भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है विश्व कल्याण के लिए। तो ये तो हमारी अवधारणा शुरू से रही है। और देखिए, स्वामी जी का एक कथन और था, बहुत प्रसिद्ध उनका उदाहरण, कि मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूं जिसमें मुस्लिम शरीर के अंदर हिंदू मानसिकता का व्यक्ति हो। इसका सामान्य अर्थ हम देखें तो आज हम देखते हैं सबसे ज्यादा हिंदू जो है हमारा, वो कई जातियों में बटा हुआ, और मुसलमानों में कहीं ना कहीं एकता दिखती है। तो ये चीज स्वामी जी ने कहा कि मैं ऐसे भारत की कल्पना करता हूं जिसकी विचारधारा वेदांत की हो, जिसकी, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि हिंदू संस्कृति और हमारे पुरातन सभ्यता से बढ़ के कोई संस्कार और कोई धर्म हो नहीं सकता। तो विचारधारा ये होनी चाहिए, लेकिन ये विचारधारा तभी सार्थक होगी जब हम जातिवाद जैसे मुद्दों से अलग होकर, जैसे मुस्लिम शरीर, उनका तात्पर्य कि एकता के भाव के साथ आगे बढ़े। और उन्होंने इसीलिए शायद कहा था कि मुझे 100 युवा दे दो, उनको सामर्थ्यवान बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, और वो 100 शक्तिशाली युवा यदि मुझे मिल गए तो मैं भारत को विश्व गुरु बना दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं हमें सामर्थ्यता निर्माण में बड़ा योगदान देती है। तो सिद्धार्थ जोशी का युवा भारत कैसा होना चाहिए? मैं तो सर ऐसा मानता हूँ, मैंने संसद में मैं हर बार ये चीज दोहराता हूँ और मैं तब तक दोहराता रहूंगा इस चीज को। वो कहते हैं ना कि संबंधों के अनुबंधों को परिभाषाएं देनी होंगी, होठों के संग नयनों को कुछ भाषाएं देनी होंगी, हर विवश आंख के आंसू को यूं ही गुट गुट पीना होगा, मैं कवि हूँ जब तक पीड़ा है तब तक मुझको जीना होगा। तो मैं तब तक इस चीज को गाता रहूंगा और ये बोलता रहूंगा जब तक ये चीज नहीं होती। मैंने संसद में इस चीज को दोहराया था। सर, आपने पूछा कि मैं कैसे भारत की कल्पना करता हूँ और युवा भारत की कैसी कल्पना करता हूँ। एक ऐसा भारत सर जिसमें मतलब एक सामान्य तौर पे देखें ना कैसे होगा, ये मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो जैसे मैंने ये चीज बोली थी कि जिस दिन इस राष्ट्र का प्रत्येक शिक्षक CL और PL से परे अपनी अतिरिक्त छुट्टियों के बारे में सोचना छोड़ देगा, जिस दिन इस देश के प्रत्येक न्यायालय की प्रत्येक खंडपीठ में बैठा प्रत्येक न्यायाधीश निष्पक्षता से न्याय कर लेगा, जिस दिन इस देश के सदन में बैठा प्रत्येक राजा जनपद से लेकर कर्तव्य पथ का सफर तय कर लेगा, जनता अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेगा, उस दिन मेरा भारत विश्व गुरु के मार्ग पर चल जाएगा। लेकिन भारत, समृद्ध भारत की कल्पना से करने से पहले हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना ज्यादा जरूरी है सर। ठीक है, अपने मूल्यों को समझना ज्यादा जरूरी है। मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूँ जो तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, हर दौर में आगे जरूर बढ़े, क्योंकि जिन्होंने तकनीक के साथ जो लोग आगे नहीं बढ़े वो इतिहास बन चुके हैं। बिल्कुल सही। तो तकनीक के साथ आगे जरूर बढ़े, लेकिन अपने मूल्यों को सहेज के रखे। मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूं जो भविष्य में विकसित तो हो, विकसित हो, समृद्ध तो हो, लेकिन अपने संस्कारों के दम पर जाना जाए। अशोक चारण साहब कहते हैं ना कि अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा अमेरिका, अपने बंदूकों की नालों की शक्ति पर चलते होंगे इराक, ईरान और सीरिया, अपने घटिया उत्पादों की शक्ति पर चलता होगा चाइना, उससे भी बड़ी बात अपने आतंकवाद की शक्ति पर चलता होगा ये पाकिस्तान। लेकिन दुनिया में एकमात्र मेरा और आपका ये मुल्क हिंदुस्तान है जो आज भी अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों के दम पर चलता है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं ऐसे भारत की कल्पना करता हूँ
जो तकनीकी रूप से समृद्ध जरूर हो जी, लेकिन अपने मूल्यों को सहेज के रखे। जी। स्वामी विवेकानंद की ऐसी कुछ घटनाएं या ऐसी कुछ बातें जो आपको काफ़ी प्रभावित की हों या पूरे विश्व को उन्होंने कहीं ना कहीं एक लेसन दिया हो, ऐसी कुछ घटनाएं आपको याद है? वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि शिकागो की बात करें या खेतड़ी के महाराजा ने उनको जो हेल्प की थी, तमाम जो चीज़ें हैं, आपने पढ़ा होगा स्वामी विवेकानंद को काफ़ी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए स्वामी जी की सर बहुत किस्से हैं वैसे, जी। लेकिन सामान्य तौर पे मैंने एक चीज़ देखी, आजकल आज की जो अभी की जो हमारी जनरेशन है, जी, गुरु परंपरा से हम बिल्कुल, आपके टाइम में सर एक गुरु को किस हिसाब से माना जाता था, ईश्वर के रूप में देखा जाता था। बिल्कुल, जी, जी। स्वामी विवेकानंद की ऐसी घटना मुझे नहीं पता मंच पे बोलनी चाहिए नहीं, लेकिन हाँ ये कई किताबों में इस बात का जिक्र है कि जब रामकृष्ण परमहंस अपनी अंतिम क्षणों में थे तो वो किसी एक बीमारी से ग्रस्त थे, जी, जी। और तब धीरे धीरे उनके शिष्य उनसे दूर जाने लगे। अच्छा। तब स्वामी जी मतलब ऐसे उन्होंने इस तरह से, क्योंकि स्वामी विवेकानंद उस वक्त तक संन्यास के मार्ग पे भले न गए हो, लेकिन देश विदेश में एक बहुचर्चित नाम जरूर बन चुका था। जी, जी। तो जब शिष्य दूर भागने लगे तब स्वामी विवेकानंद कहीं बाहर गए हुए थे, वो लौटे और उन्होंने अंतिम सांस तक अपने गुरु के पास रहे, इस बात की चिंता किए बिना कि ये बीमारी फैल सकती है या अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने अपनी गुरु परंपरा का दायित्व निभाया और तमाम सीमाओं को लांघते हुए अपने गुरु की अंतिम सांस तक सेवा की और उनके मार्ग को आगे ले जाते हुए रामकृष्ण परमहंस जो एक संस्था की स्थापना की उन्होंने आगे 1897 में आई थिंक। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस व्यक्ति से आपने जीवन में सब कुछ सीखा है, जिस व्यक्ति से आपने वेदांत सीखा है, जिस व्यक्ति से आपने मार्गदर्शन लिया, जिस व्यक्ति ने आपको बनाया है, उसके प्रति समर्पण होना बहुत जरूरी है, उसके प्रति कृतज्ञ होना, इस बात को मैंने स्वामी जी से सीखा। और सबसे बड़ी चीज मैंने एक चीज बोली थी कि स्वामी जी की एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उम्र मायने नहीं रखती है। आपकी उम्र जब काल से बड़ी हो जाए, आपकी उम्र जब काल से बड़ी हो जाए तो जीवन में इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। तो स्वामी जी की खासियत यही थी कि उन्होंने कर्मकांड से ज्यादा कर्म पे भरोसा किया। उन्होंने युवाओं को इस बात की प्रेरणा दी और कई खेतड़ी वाली सर ये बहुत ऐसी कहानियां हैं जो इजीली सब लोगों को पता भी है और आज के युवा को अगर नहीं पता है तो उन्हें पता होनी चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्वामी विवेकानंद जो है वो अपने आदर्शों को लेके चले, तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति उनको पढ़ ही ले तो मेरे हिसाब से बहुत है सर। जी। अच्छा, वैसे तो काफ़ी चीज़ें आपने स्वामी जी के बारे में बता दी, लेकिन बचपन से लेकर अंतिम यात्रा तक उसको कैसे आप वर्णित करना चाहेंगे? देखिए एक सामान्य शब्दों में अगर उनकी जीवनी को बताऊं, 1863 में सर आपने जैसे शुरुआत में जिक्र किया, 12 जनवरी 1863 में स्वामी जी कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में अपना जन्म लेते हैं। उनका शुरुआती नाम नरेंद्र था और माताजी, चूंकि पिताजी तो उनके वकील थे, तो बचपन से उनकी तर्क की आदत हमेशा बहुत रही थी। ऐसा नहीं है कि चीजों पे सीधा भरोसा कर लेते थे, वो प्रश्नों के साथ जवाब के पीछे भी भागते थे। और यही कारण था कि उन्होंने न केवल इस संसार को कई प्रश्न देके गए लेकिन यौवन को कई जवाब देके भी गए। तो इसके बाद उन्होंने शुरुआती शिक्षा इतिहास दर्शन वगैरह में अपनी शिक्षा प्राप्त की। कहीं ना कहीं रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद उनको ऐसा लगा, अपने गुरु से मिलने के बाद उनको ऐसा लगा कि इस दुनिया में, ये दुनिया बहुत बड़ी है और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से बड़ी मेरे ऊपर समाज की जिम्मेदारी भी। क्योंकि एक चीज बताता हूँ सर आपको मैं, इसी से रिलेटेड स्वामी जी के जीवन से, इनसे जीवन से हम सबसे बड़ी चीज क्या सीख सकते हैं, क्योंकि इनके जीवन का जो अनुक्रम रहा, ये जब जवानी में थे स्वामी विवेकानंद, तो जब ये रामकृष्ण परमहंस से मिले तो इनको एक चीज का तो आइडिया लग गया सर कि केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारियां निभाना ये जवानी नहीं है। यौवन, अगर वास्तव में यौवन का आनंद लेना चाहते हो तो समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना ज्यादा जरूरी है। तो स्वामी जी की सबसे बड़ी खासियत थी, जब इन्होंने संन्यास को ग्रहण किया तो सबसे पहला काम इन्होंने भारत का भ्रमण किया 5 वर्षों तक। अच्छा। और मैं आज भी युवाओं से ये चीज कहता हूं कि अगर आप सच में इस देश को जानना चाहते हो, आज बच्चों की अगर 12th तक की एजुकेशन हो जाती है तो इस एजुकेशन के बाद सबसे पहली जिम्मेदारी है माँ बाप को बच्चों को भारत भ्रमण के लिए भेजना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि लग्जरी लाइफ के साथ जाओ, आप घूमिए, ट्रेन में जाइए, आप जिस देश में रहते हो उस देश को जानना बहुत जरूरी है। और स्वामी जी ने जब इस पूरे देश को देखा तो उन्हें लगा कि इस देश में कहीं ऐसी समस्याएं हैं, जातिगत भेदभाव, ठीक है, और कई ऐसी समस्या जो इस देश को खोखला कर रही है, अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। तो राष्ट्र के निर्माण के लिए किसी को तो कुछ करना पड़ेगा और वहां से वेदांत का सबसे बड़ा प्रचारक, मानवता का सबसे बड़ा प्रचारक हमें स्वामी विवेकानंद मिले। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं उनकी जीवनी से सबसे बड़ी चीज ये सीखने मिलती है कि आज की तारीख में लोग संन्यास का मतलब ये समझते हैं कि संन्यास लिया मतलब
संन्यास ले लेता हूँ, हिमाचल चला जाता हूँ। संन्यास का असली अर्थ देखना है, आज की तारीख में योगी जी देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी देख लीजिए माननीय। संन्यास का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना है। संन्यास का अर्थ है अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। तो स्वामी जी के जीवन का सबसे बड़ा अनुक्रम मैं यही समझता हूँ कि बचपन से जो सबसे बड़े वो तर्कशील रहे और वहां से लास्ट 39 साल की उम्र तक उनकी जो भी जीवन की किंचित उपलब्धियां रही, उन्होंने यही चीज एक फॉलो की जीवन में कि मुझे अपने कर्म पे चलना है। और उनका एक बहुत बड़ा सिद्धांत था कि जीवन में एक उद्देश्य बना लो, 10 उद्देश्यों के पीछे भागने से अच्छा जीवन में एक उद्देश्य बना लो और उसी उद्देश्य के चलते पूरा जीवन निकालो, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़े काम किए, तो हम सबके लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायी है सर। जी, आप भी एक अच्छे वक्ता हैं, स्वामी जी भी एक वक्ता थे, तो एज ए स्पीकर या क्या कुछ चीज़ें आपने सीखी? हालांकि उनका काल बहुत ही पुराना था, आप नए युग के हो, युवा इस जमाने के हो, लेकिन कुछ चीज़ें होती ना किसी से गेन करते हैं। बिल्कुल सर, ऐसी है जैसे आपने कहा उनका काल बहुत पुराना था, लेकिन स्वामी जी आज भी इस दुनिया में इतने प्रासंगिक है, उनके विचार इतने प्रासंगिक है। नहीं मतलब फिजिकली आज भले नहीं हो, हाँ, लेकिन क्योंकि देखो आज सर समस्या बिल्कुल बदली है, आज कहीं ना कहीं वो चीजें बदली है। लेकिन आज हम एक चीज देखें, उस व्यक्ति की दूरदृष्टि देखिए आप कि उस व्यक्ति के जो विचार और आदर्श उस वक्त थे, स्वामी जी के आदर्श विचार और जो सिद्धांत उन्होंने तब दिए, आज भी हम उनको प्रासंगिक देखते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सर देखें ना कि स्वामी विवेकानंद, मतलब आप जैसे आपने पूछा कि मैं उस व्यक्ति से क्या सीखूंगा जीवन में, तो एक सामान्य सी बात है सर कि मैंने अभी आप पॉडकास्ट में एक चीज बोली थी कि स्वामी जी, अगर आप अपने भविष्य के रास्ते खोज रहे हो, आप उलझन में हो कि भविष्य में क्या किया जाए, आप स्वामी जी को पढ़ लीजिए, किसी मानचित्र में उन रास्तों को खोजने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्वामी जी से पर्टिकुलर, अगर एक सामान्य सी बहुत इम्प्रैक्टिकल बात है, पर जैसे आपने पूछा कि अगर स्वामी जी होते तो मैं उनसे क्या सीखता जीवन में, तो आज तो हम जो बोल रहे हैं ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे जो गुरु हैं, जैसे डॉक्टर धीरज चल्लर साहब डूंगरपुर, जिनसे मैंने बोलना सीखा है जीवन में कि मंचों पर निर्भीकता के साथ कैसे बोला जाता है, तो वो एक तो गुरु परंपरा मैंने उनसे सबसे बड़ी चीज सीखी। और आज मैं उनसे अगर कोई चीज सीखता तो मैं एक प्रश्न उनसे जरूर करता कि जब जीवन में सारी परिस्थितियां विपरीत आ जाए, जब लगे कि सारे लोग आपके विरुद्ध है और आपको लगे कि बस अकेले किसी जंग को लड़ना है, तब उस चीज का समाधान कैसे निकाला जाए। कई फिलोसोफर अपना समाधान देते हैं, लेकिन मैं स्वामी जी से ये चीज जरूर पूछता कि सर इसका क्या समाधान है। जी, अब थोड़ा सा हम अपने व्यक्तिगत तौर पर आते हैं। सबसे पहले तो थोड़ी आपकी जीवन यात्रा, जैसा कि मैंने थोड़ा शुरुआत में आपको बता दिया, लेकिन आज के समय में स्वामी जी की कितनी उपयोगिता है, खास करके युवाओं को लेकर, उनके जो विचार थे, उनकी जो जीवन शैली थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, देखिए स्वामी जी की जीवन शैली, मैंने यही चीज़ जिक्र किया अभी कि उनके विचार आज भी इतने ही प्रासंगिक हैं। और मैं इस पर लंबी चर्चा हो सकती है सर, लेकिन एक सिंगल लाइन में इसका जवाब वही है कि जीवन में व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है, ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, आप 2 चीज़ें पढ़ लीजिए, एक तो भगवत गीता पढ़ लीजिए, और मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लोग आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि गीता पढ़िए, गीता में ये लिखा है। वास्तव में मैंने भी कभी बोला होगा मंचों पे गीता पढ़िए, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी थी। मैंने पिछले 1 साल पहले, मेरे को जीवन में शायद ऐसा अनुभव हो, गीता पढ़नी चाहिए। और वास्तव में सर वो जो चीजें लिखी है आज भी बहुत प्रासंगिक है। और एक स्वामी जी का जीवन चरित्र पढ़ लीजिए, वो व्यक्तित्व पढ़ लीजिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि युवाओं को कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको रास्ते वैसे ही मिल जाएंगे। जी, वो घटना याद करना चाहेंगे आप शिकागो की, अगर आपने पढ़ी हो, किस तरह का दृश्य था वहाँ पे? शिकागो सर, देखिए कई किताबों में इसका जिक्र है, राजीव दीक्षित अपनी किताब में लिखता है। तो मैंने शिकागो की घटना जहाँ पढ़ी थी स्वामी जी की, और हालांकि मैं भी सर इतना ही जानता हूँ जितना सब लोग जानते हैं, अतिरिक्त इसका ज्ञान नहीं है मुझे। लेकिन शिकागो की घटना में यही था कि जब वेदांत का, जब हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए स्वामी जी पहुंचे वहाँ पे, तो एक सामान्य सी चीज होती है कि एक एलिट कल्चर जो अमेरिका और दूसरे देशों में एक फैला हुआ था कि चलो कोई साधु संत आ गया, भगवाधारी, ठीक है, और हिंदुस्तान चूंकि एक गुलाम देश था, तो एक सामान्य सी बात है कि लोग अपनी एक पहले से मानसिकता तय करके बैठे थे कि अच्छा गुलाम देश का कोई आदमी आया है, भगवाधारी कोई साधु आया है। तो शुरुआत जब उस व्यक्ति ने सिर्फ एक लाइन बोली कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द अमेरिका, ठीक है, वो एक पंक्ति और पूरा पांडाल का खड़ा होना, और इसके बाद अगर आप स्पीच सुनेंगे, आज भी सर वो मौजूद है, वो एक एक शब्द की वेदांत और हिंदू धर्म को इतनी सहजता के साथ पूरी दुनिया के साथ सामने लाना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम धार्मिक लेक्चर देते तो दुनिया सुनना नहीं चाहती, और खासकर ऐसे देश का जो खुद गुलाम हो, ठीक है, क्योंकि तब तो हमारे कल्चर को कोई मानना नहीं चाह रहा था। और आज उसी कल्चर के
किस्से हर जगह मशहूर है। जी। तो कहीं ना कहीं स्वामी जी ने जिस सहजता के साथ वेदांत का प्रचार किया, स्वामी जी ने प्रैक्टिकली, मतलब एक तो क्या है कि ज्ञान दे देना धर्म का, और एक तथ्यों के साथ ज्ञान देना। तो कहीं ना कहीं शिकागो में आप पूरा संबोधन अगर वो सुनेंगे, उस पूरे स्पीच में स्वामी जी ने हिंदू धर्म को तथ्यों के साथ सिद्ध किया। तो कहीं ना कहीं दुनिया इस बात को मानने के लिए स्वीकृत हुई, दुनिया ने इस चीज को आत्मसात किया कि विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म और उस धर्म के प्रचार के लिए एक महानतम व्यक्तित्व, उससे मिलने का हमको मौका मिला। तो कहीं ना कहीं आज हम घूम के जब पीछे देखते हैं ना सर, आज हमने भी इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, कई यूथ है जो कर रहे हैं अपनी ओर से, और ये गौरव की बात है कि जब ईश्वरीय अवसर देता है कि भारत का प्रतिनिधित्व करना है, जब यहाँ कंधे पर एक टैग लगता है कि इंडिया, तो ये जो गौरव की अनुभूति होती है कि नहीं, हमें अपने देश की बात करनी है। तो आज भी जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हो तो हम भगवान हनुमान को याद करते हैं, उनसे बड़ा डिप्लोमेट कौन हुआ। बिल्कुल सही। तो ठीक इसी तरह जब हम एज ए वक्ता आप मुझसे पूछे, एज ए स्पीकर आप मुझे पूछे, जब भी मुझे कहीं विदेश में जाके बोलना हुआ या नेशनल लेवल पे स्पीच मुझे करना हो या मुझे अपने देश की, अपने राज्य की बात करनी हो, तो कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन के रूप में मुझे स्वामी जी याद आते हैं। वो व्यक्ति जिसने ये आदर्श, ये प्रतिमान स्थापित किए कि जब दूसरे देश में जाओ तो भारत की बात कैसे रखे, धर्म की बात कैसे रखे, मानवता की बात कैसे रखे। तो शिकागो इसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है और एक माइलस्टोन है सर। इतिहास में जब पलट कर देखें ना कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है और अपनी बात रखने के लिए कैसे लोग यहाँ से गए हुए हैं, तो वो शिकागो की घटना में याद आती है। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में कुछ नहीं रखा है, लेकिन श्री नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बनना कैसे आप परिभाषित करेंगे? नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद का बनना, देखिए दो चीजें हैं सर जी। कई बार क्या होती है, कुछ प्रतिमान स्थापित करना पड़ता है जी। नरेंद्र बन के भी बहुत कुछ बदलाव ला सकते थे जी, लेकिन जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिस संस्कृति में हम जी रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ चीजों को आत्मसात करना। और व्यक्ति जब देखिए सर अध्यात्म में जाता है तो खुद का कुछ नहीं बचता जी, फिर वो अपने आप को समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देता है जी। नरेंद्र के पीछे कई जिम्मेदारियां थी जी। स्वामी जी नरेंद्र के रूप में राष्ट्र का उत्थान कर सकते थे, लेकिन उनको ये भी देखना था कि उन्हें वकालत की विरासत भी संभालनी थी पिता की, उन्हें कहीं अपने परिवार, अपने कुनबे को लेकर चलना था। लेकिन वो खुद इस बात को जानते थे कि अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से जब तक मैं मुक्त नहीं होऊंगा, समाज और राष्ट्र की जिम्मेदारियों को मैं नहीं उठा पाऊंगा। तो यही एक कारण है कि नाम का परिवर्तन एक प्रतिमान है। एक यही उदाहरण था कि उन्होंने व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से सामाजिक जिम्मेदारियों में जाने का जो प्रक्रम है, वो नाम परिवर्तन का एक उदाहरण है सर। कि स्वामी जी नरेंद्र को विवेक आनंद होना पड़ा ताकि राष्ट्र का उत्थान हो। तो नाम परिवर्तन एक तरह से देखिए फर्क कुछ नहीं पड़ता इन चीजों से सर, लेकिन कहीं ना कहीं एक सामाजिक चेतना के लिए एक समाज को ये लगे कि कहीं ना कहीं हमें हमारा व्यक्ति मिल गया जो हमारा नेतृत्व करे, तो वो एक परिवर्तन का दौर था कि जो आध्यात्म की एक यात्रा थी जो स्वामी जी ने की जी। बिल्कुल। और एक चीज़ मैंने देखी, स्वामी जी की जीवन यात्रा, उनके अध्यात्म प्रवचन, तमाम चीज़ों को छोड़ दें, लेकिन पर्सनालिटी जिसे कहते हैं, जब आप स्वामी जी को देखते हैं चित्रों में, हालांकि हम तो चित्रों में ही देख पाते हैं, मतलब एक अच्छी खासी हाइट, पर्सनालिटी, चेहरे पे इतनी चमक, मतलब ये बहुत चीज़ें ऐसी होती है। और मुझे कहीं ना कहीं स्वामी जी को जब मैं देखता हूँ फोटोज़ में या कहीं पे मूर्तियाँ उनकी, तो जो उनके फेस पे जो होता है ना कि जब हम उनका चेहरे की तरफ देखते हैं तो वो लालिमा या वो चमक दिखती है, तो कहीं ना कहीं उनकी खैर। अब हम लौटते हैं थोड़ा आपकी तरफ। एक तो युवा संसद, जैसा कि आपने बताया कि राष्ट्रीय युवा संसद क्या होती है, उसके पहले थोड़ी संक्षिप्त में आपकी अपनी जीवन यात्रा बता दीजिए। उसी में एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगा कि बूचिया की ग्राम पंचायत से लेकर दिल्ली की संसद तक का सफ़र, और उसी दौरान अगर आपने वो वहाँ जो बोला था दिल्ली में, वो थोड़ा सा 3-4 लाइन पहले अगर दोहरा दे, किस तरह से शुरुआत की थी, उसके बाद ये बाकी बातें मैं आपको दंडन सर बिल्कुल बहुत वो शुरुआत की जो संसद में आपने बोला था, किस तरह से शुरुआत की थी, 2-4 लाइनें जो 2-4 लाइनें सर ये था, पंक्तियां थी। मेरे बहुत अच्छे मित्र शिवम जी, उनकी पंक्तियों से मेरी शुरुआत थी कि राम के संघर्ष का आधार लिखने जा रहे हैं जी, हम समय की मांग पर संसार लिखने जा रहे हैं, और पूरा सदन उस समय गूंजा था। तो मेरा सौभाग्य ईश्वर की राम के नाम से मेरी शुरुआत हुई। और देखिए ग्राम पंचायत बुचिया से लेके देश के सर्वोच्च सदन, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के मंदिर कहे जाने वाले भारतीय संसद का केंद्रीय कक्ष, ये अपने आप में एक बड़ा सफर है। और मैं अपने आप को इस मामले में कहीं ना कहीं कृतज्ञ मानता हूँ। मैं धन्यवाद कहता हूँ मेरे पिता का। मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम
इतना ठीक बोलते हो, मैं उनसे यही कहता हूँ एक बार मेरे पिता से मिलिए। अच्छा। आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपने उनको नहीं सुना है। हाँ। वो मुझसे बेहतर बोलते हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये परवरिश जो है वो विरासत में मिली है, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ। जी। तो उन सारी चीजों को देखने के बाद सर मैंने एक चीज अपने अनुभव की, आपने यात्रा की बात की जी। जब भी कोई मुझसे मेरे जीवन की यात्रा पूछता है तो मैं विद्या भारती को बहुत जोड़ता हूँ अपने जीवन में जी। क्योंकि मेरी शुरुआती जो एजुकेशन में कहूँ, मेरी शुरुआती शिक्षा विद्या भारती में हुई है जी। इन्हीं विद्या भारती की स्कूलों में मैंने शिक्षा अर्जित की है और इन्हीं शाखाओं से निकला हूँ सर जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज भी मैं कहता हूँ कि व्यक्ति को जीवन में, आपने अभी जैसे तकनीक की हमने बात की थी जी। तो अगर वास्तव में जीवन में हम ऐसे भारत की कल्पना करें कि जो तकनीकी और एक विकसित तौर पर समृद्ध हो लेकिन मूल्यों को साथ में लेके चले, तो कहीं ना कहीं आज जो विद्या भारती की विद्यालयों का स्तर धीरे धीरे सर कहीं ना कहीं वो पहले जैसा क्रेज अब नहीं रहा है। और मैं आज कहता हूँ मेरे जैसे हजारों युवा सर विद्या भारती की कोख से निकले हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे बनाने में मेरे संस्थान का बड़ा योगदान रहा है। तो मेरी शुरुआती एजुकेशन विद्या भारती से हुई तो कहीं ना कहीं जो मूल्य है, नैतिकता का पाठ मैंने वहां से पढ़ा। और चूंकि पिताजी, हम 3 भाई बहन हैं और सबसे घर में खराब मैं बोलता हूँ, वो मुझसे दोनों अच्छा बोलते हैं। ओह ग्रेट। तो वो, और बस फर्क इतना है मैं मंचों पे मैं ज्यादा जाता हूँ। जी जी। तो घर में वो चीज शुरू से थी, बचपन से मन चाहता तो होता था कि नहीं चलो ये तो बोलना है, ये तो हम कर लेंगे अच्छे से। कविता का बड़ा शौक था सर कि कविताएं लिखते थे तो मंचों पर जाना ही सारी। और डॉक्टर धीरज टेलर साहब को सुना जीवन में पहली बार लक्ष्मण मैदान में एक क्रिकेट मैच में, तो लगा कि एक आदमी बोल रहा है, हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं, कुछ तो बात है। और ये हुनर बहुत कम लोगों में होता है। तो मैंने तब भी डॉक्टर साहब के पास, मैं सर के पास गया था, मैंने कहा, क्योंकि वो मेरे मैथमेटिक्स के शिक्षक तो रही हैं लेकिन जीवन की गणित भी मुझे उन्होंने ही पढ़ाई है। अच्छा। तो मैंने उनसे तब भी ये पूछा था बचपन में एक चीज कि सर ये सीखना है मुझे, ये कला तो होनी चाहिए। और चूंकि घर से भी थी तो फिर मैंने वो सब सामंजस्य ऐसा रहा, मुझे अच्छे लोगों का सानिध्य मिला जीवन में। तो एक परिणाम जीवन में ये रहा सर कि एक वक्ता के तौर में जीवन की शुरुआत हुई। और स्काउटिंग चूंकि मैं बचपन से कर रहा हूँ, दोनों भाई राष्ट्रपति पुरस्कृत हैं तो वो स्काउटिंग हुई, बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय कैंप में भारत का प्रतिनिधित्व किया एज ए डिबेटर। मैंने कई नेशनल कैंप किए सर, कुछ एनजीओ से जुड़े, और ये यात्रा एक तरह से चली। और परिणति तब तैयार हुई सर, सबसे पहले मैं युवाओं को ये जरूर बनाना चाहूंगा कि राष्ट्रीय युवा संसद है क्या। 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि देश के युवा जो हैं वो राष्ट्र के प्रति विचार तो रखते हैं लेकिन कोई ऐसा माध्यम नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि युवाओं के विचार राष्ट्र तक पहुंच सके और राष्ट्र तक युवाओं की भूमिका आ सके। हम बात तो कर लेते हैं युवा की, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई जगह नहीं है। तो उन्होंने राष्ट्रीय युवा संसद की शुरुआत की सर, और यही एक कारण है एक तरह से हम देखें कि 2019 में इसका प्रथम संस्करण हुआ और 2022 में तीसरा संस्करण जिसमें मुझे जाने का सौभाग्य मिला। और इसमें मिनिस्ट्री हर साल, इस बार भी आयोजन हो रहा है सर, भी मार्च में, हर साल आयोजन होता है और पूरे भारत में हर स्टेट से एक युवा चुना जाता है बतौर स्पीकर। शुरुआत कहाँ से होती है? नेहरू युवा केंद्र से? नेहरू युवा केंद्र से इसकी शुरुआत होती है। अब तो सर क्या कर दिया इन्होंने, यूथ मिनिस्ट्री सीधे कॉलेज एजुकेशन को ये दे रही है, एनएसएस से। मेरा ऐसा मानना है कि आप एनएसएस से, नेहरू युवा केंद्र से और यूथ मिनिस्ट्री से। अब यूथ मिनिस्ट्री से कैसे जुड़े? एक सामान्य से ग्राम पंचायत में भी अगर आप रह रहे हैं, आप यूथ मिनिस्ट्री की साइट को फॉलो कीजिए। सारी चीजें सर आज डिजिटल माध्यम से अवेलेबल होती है। तो उन चीजों को आप मैं सर कह रहा हूँ, दुनिया भर के भ्रमण, अभी हिमाचल और छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, अभी डूंगरपुर से टूर जा रहा है। मैं कह रहा हूँ पैसों की जरूरत नहीं है देश घूमने के लिए, सरकार प्रयास कर रही है, जानकारी का अभाव होता है। तो आप ये सब चीजें फॉलो कीजिए, सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। आप कॉम्पीट कीजिए, आप कार्यक्रम में आइए। और जैसे हमारे ब्लॉक लेवल पे हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ, संभाग स्तर पे हुआ उस टाइम पे, फिर स्टेट लेवल पे कंपटीशन हुआ। ये सारे चरण पे मेरी रैंक आती गई, स्टेट पे मेरी फर्स्ट रैंक रही और लास्ट में फिर मुझे संसद में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो युवा अपनी पृष्ठभूमि के कारण ये सोचते हैं कि हम सामान्य पृष्ठभूमि से हैं तो हम राजनीति में कैसे जाएं, क्योंकि आज एक मानसिकता ये है कि राजनीति में जाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं बात सही भी है, अगर प्रैक्टिकली सोचे कि आज जो पॉलिटिक्स का जो ढांचा बना हुआ है, अगर आपके पास पैसा है तो आप राजनीति में जाइए। इवन वार्ड पंच बनना है तो भी आपको खर्चा करना ही है। खर्चा करना ही है, वार्ड पंच तो सांसद बनना तो भूल ही जाइए। तो मेरा ऐसा मानना है, जो यूथ ये सोचते हैं कि बदलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन पॉलिटिक्स में आए कैसे, तो पॉलिटिक्स में आने का सबसे अच्छा रास्ता मैं यूथ पार्लियामेंट मानता हूँ। मेरे कई साथी आज राजनीति में सक्रिय हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जिनकी एक रुचि है कि उन्हें पॉलिटिक्स में आना चाहिए या देश के लिए कुछ करें। मेरी व्यक्तिगत रुचि थोड़ी अलग रही है सर, तो मैं उसमें अभी नहीं गया, लेकिन ठीक है, सबका एक
निर्माण, अंतिम उद्देश्य तो राष्ट्र का उत्थान ही है मेरे हिसाब से। जी जी। सब राष्ट्र निर्माण चाहते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं। तो जिन लोगों को पॉलिटिक्स में जाना है तो उनको भी मेरे हिसाब से नेशनल लेवल पे अगर आप जाते हो तो मिनिस्ट्री और सरकार बहुत अच्छे मौके दे रही है। और ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी के मौके आ रहे हैं, जी अपोजिशन से भी उतने ही मौके मिलते हैं, जी क्योंकि बोलने वाला बंदा सबको चाहिए आज की तारीख में। जी जी। तो राजनीति में जाने के भी बहुत अच्छे अवसर अच्छा, हैं। शुरुआत में आपने कहा कि अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट, इट डजंट मीन कि आप हाँ, देश के अगेंस्ट हो, किस तरह के। जी क्योंकि देखिए सर, मेरा ऐसा मानना है जी कि यदि आप नहीं पूछोगे जी जी। तो कौन पूछेगा? हाँ, आपको भेजा गया, वहाँ पे आप प्रतिनिधित्व कर रहे हाँ, हो। आप नहीं पूछोगे तो कौन पूछेगा? एक आज मैं बहुत प्रासंगिक बात करता हूँ। हमारे चंबल के एक बड़े कवि हैं जी। तेज नारायण बेचन, अच्छा। और हमारे कुल के बड़े कवि हैं, लिखते हैं कि तोप तमंचे छुरी कतरनी जी पेने चाकू भेज दिए, जी सीमा की रक्षा हेतु वीर लड़ाकू भेज दिए, जी। चंबल की गलियों में अब सिर्फ कविताएं लहराती है, जितने भी थे चुनकर हमने दिल्ली डाकू भेज दिए। अच्छा जी। तो कहीं ना कहीं ये कटाक्ष इसलिए जरूरी है जी कि सरकार से अगर हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? जी। ठीक है, और ये प्रश्न जो है वो उनको कहीं ना कहीं इस उत्तरदायित्व को समझने में मदद करता है, कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदार बनाते हैं जी कि नहीं, देश की सरकार ऐसे ही नहीं बनी, जनता ने हमको चुन के भेजा है, जी हमारे ये कर्तव्य हैं जिनका निर्वहन यदि हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके परिवर्तन, इसके परिणाम बहुत गलत आएंगे। जी। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि प्रश्न, अभी जैसे अरावली का मुद्दा है, बिल्कुल मैंने भी सवाल तो करना चाहिए जीवन में। जी ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सर, सरकार से सवाल तो होना चाहिए। जी बिल्कुल। और इसी क्रम में मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। काफ़ी चीज़ें आपने बता दी। आप बांग्लादेश राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउटिंग, मतलब एक अच्छे वक्ता के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए? कोई अगर शुरुआत करना चाहता है, आपके मार्ग जो आपका रास्ता है उसको अपनाना चाहता है, उस वहाँ तक पहुँचना चाहता है, देखिए सर, ये क्या है, एक तरह से ऐसा नहीं है। जी देखिए, एक तो विरासत होती है, जी और कई बार जरूरी नहीं है कि आप विरासत में हो तो एक पिताजी वक्ता तो बच्चा वक्ता ही बनेगा। जी जी। ठीक, कुछ चीजें आपको अपने अंदर आत्मसात करनी होती है। मैं नो डाउट मेरे जीवन में बहुत लोगों का योगदान रहा है, लेकिन कई बार आपको डर भी तोड़ना होता है। मेरे जीवन में ऐसे कई मौके आए कि मंचों पर जाकर मैं अटक गया हूँ, कि शुरुआती दौर में कि कई लोग 100-200 लोग आगे बैठे हुए हैं और मैं मंच पे गया, मैं अटक गया। अगर वहां आपने हार मान ली कि अगली बार मैं मंच पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी बेइज्जती हो गई, तो फिर आप जीवन में बेहतर वक्ता नहीं बन पाएंगे। आज अगर मैं हजारों लोगों के सामने लाखों की तादाद को संबोधित कर सकता हूँ बिना डर, बिना झिझक के साथ, तो कहीं ना कहीं वो असफलताएं लगी है जीवन में। तो मेरा ऐसा मानना है, वक्ता की सबसे बड़ी अच्छी चीज है, आज भी कई लोग मुझसे पूछते हैं, कई मैसेज आते हैं कि एक बेहतर स्पीकर के लिए क्या चीजें करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, अगर आप एक वक्ता बनना चाहते तो हिंदुस्तान में आप लोक साहित्य, लोक कला और लिटरेचर को पढ़िए सबसे ज्यादा। और ऐसा नहीं है कि लिटरेचर जाके आप सीधा मतलब कोई खोल के कालिदास का बैठ गए। मेरा ऐसा मानना है कि आज नए लेखक भी बहुत हैं। वो दौर जहां महिलाओं को घर से निकलने की आजादी नहीं थी, उस दौर में मन्नू भंडारी ने दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक उपन्यास महाभोज लिख दिया। आप महाभोज को पढ़िए, आप महादेवी वर्मा को पढ़िए, आप सांस्कृतिक चेतना आपके अंदर वैसे ही आ जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है, जिसने जीवन में साहित्य और इतिहास को, सर इतिहास बहुत कुछ सिखाता है। मैं आज भी कहीं अपने संबोधन देता हूँ, मैं इतिहास का जिक्र हमेशा करता हूँ। जिसने इतिहास को सही से पढ़ लिया, जिसने साहित्य को सही से पढ़ लिया, आप वक्ता वैसे ही बन जाएंगे। क्योंकि वक्ता बनने की पहली शर्त यह है कि आप सबसे अच्छे रीडर होने चाहिए। ठीक है, एक बेहतर वक्ता तभी होगा जब वो बेहतर पाठक है। ठीक है, और बेहतर जरूरी नहीं है, देखिए सर, कि बेहतर पाठक, अरे बेहतर वक्ता, ठीक है, माफी चाहता हूँ सर, जरूरी नहीं है कि बेहतर पाठक बेहतर वक्ता हो। ठीक है, जैसे कि विपुल जी विद्रोही जो हमारे कवि हैं, उन्होंने कहा था कि अच्छा कवि बनने के लिए एक बेहतर श्रोता होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सही, सुनने की क्षमता बहुत होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि आप जरूरी नहीं है कि हर सर पढ़ने लिखने वाला भाई वक्ता बनेगा। ठीक है, आप पढ़ ही रहे हो, कई लोग साहित्य का मुझसे कहीं ज्यादा ज्ञान रखते हैं, कई प्रोफेसर हैं, लेकिन वो हो सकता है अच्छे वक्ता ना हो। लेकिन एक अच्छा वक्ता, अच्छा पाठक जरूर होता है। बिल्कुल। आप जितने भी वक्ता आप मिले होंगे सर कई लोगों से, आपने ये चीज नोटी होगी, उनको किताबें पढ़ने का बड़ा शौक होगा, और ये बहुत साथी है सर। मैं तो कह रहा हूँ, आज भी किसी भी उम्र में कोई आदमी ये सोचे कि मुझे अपने मंच का डर तोड़ना है, तो इसका यही है कि वो मंच पे जाए सबसे पहले। जैसा आपने कहा कि पुस्तकें, लेकिन आज सोशल मीडिया, AI, उसके बारे में भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। साथ ही साथ ये आने के बाद कहीं ना कहीं पुस्तकों से काफ़ी दूर हो गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे, खास करके युवा परिप्रेक्ष्य को लेकर? क्योंकि आजकल ये वाला ज़्यादा चल गया, जो रेल वाला। बिल्कुल सर। तो क्या कहना चाहेंगे, सोशल मीडिया और AI है,
उससे हम पॉजिटिव बात ही करेंगे। तो युवाओं के लिए कितना लाभकारी है, और ये जो पुस्तक से खास करके युवा दूर हो गए, किस तरह से पुनः आप उनसे जुड़ा जा सकता है? देखिए सर, ऐसा है कि एक बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जी कि संघर्षों के साये में जी इतिहास हमारा पलता है। जी संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जी तो ये बात वही है कि आज वास्तव में ये बड़े चिंतन का विषय है कि सोशल मीडिया वगैरह, जी लेकिन देखिए सर, हर चीज के कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीजें होती हैं। बिल्कुल सही। मैंने पहले ये चीज कहो कि तकनीक को लेके तो हमें आगे बढ़ना है जी लेकिन आज सोशल मीडिया की हम बात करते हैं। जी आज सोशल मीडिया को लोगों ने जी लड़ने झगड़ने का माध्यम बना दिया है। जी यदि हमारे सोशल मीडिया मेरा जहां तक मानना है विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। जी अगर आपके मन में कोई इच्छा है, आप किसी राष्ट्र के प्रति अपना विचार रख रहे हैं, या आपके मन में समाज के प्रति कोई विचार है, आप सोशल मीडिया पे उसे डालिए। जी लेकिन इसके बाद मान लो उस पर सकारात्मक कमेंट भी आएंगे, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, सामाजिक तत्व है, हम उससे जो भिड़ने लग जाते हैं ना, कमेंट में लड़ाई करने लग जाते हैं कि नहीं यार ऐसा कैसे बोल रहा है मुझे। समस्या यहाँ पे है सर, सोशल मीडिया लड़ने की बात नहीं है, आपने विचार अभिव्यक्ति करने कर दिए, फिर लोग अपनी प्रतिक्रिया उस पर देते रहेंगे। जी मेरा ऐसा मानना है जी सोशल मीडिया गलत नहीं है, तकनीक गलत नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कुछ सिखा रहा है सर। मैंने अभी त्रिपुरा के एक एनजीओ के अभी वार्षिकांक आया है सर, दर्पण, अच्छा जिसमें मेरा अभी 1-2 दिन पहले ही अभी एक आर्टिकल छपा, अच्छा जिसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था उसी में कि आजकल परिश्रम का स्थान मशीनों ने और भावनाओं का स्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ले लिया। बिल्कुल। तो हम उस दौर में जी रहे हैं, ठीक है, और आगे हमें नहीं पता इसके क्या क्या परिणाम आ सकते हैं जी लेकिन मेरा ऐसा मानना है सर कि इन सारी चीजों से हम निपट सकते हैं। देखो दुनिया में हर चीज का समाधान है सर, सही। इन सारी चीजों से हम निपट सकते हैं बशर्ते हम अपने मूल्य और नैतिकता को लेके चले। जी जी आज भी विद्या भारती जैसे संस्थान पुनः सक्रिय हो जाए सर, जितनी सक्रियता से वो शुरू हुए थे, जी आज भी बच्चे अपने मूल्यों को समझने लग जाए, और ये माँ बाप ही कर सकते हैं कि समाज उत्थान हम भरोसे छोड़ दे कि सरकारें करेंगी, सरकार नहीं करेगी, जी सरकार वही करेगी जो हम चाहेंगे। जी तो मेरा ऐसा मानना है हम शुरुआत से बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, हम नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाएं, सारी चीजें, तो मेरे हिसाब से परिवर्तन सर वैसे ही आ जाएगा। और जहां तक मेरा ऐसा मानना है, मैं एक चीज बता रहा हूँ, आज का युवा अपने इतिहास को जान ले सर। हम कौन है, सबसे पहले तो हमको ये जानना हम कौन है। हमने सर गढ़ भी रचा तो ऐसा कि इतिहास के सारे विजय काव्य चित्तौड़ पर लिखे गए। बिल्कुल। हमने प्रेम किया तो ऐसा कि तारागढ़ जैसी ऐतिहासिक स्मृति तैयार हुई। हम रूठे तो रूठी रानी के महल बने। हमने गाया तो ऐसा कि अल्लाह जिल्हाबाई की धुन पे पूरी दुनिया थिरकने लगी। हमने लिखा तो मांजल रात के रूप में लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बने। हमने न्याय भी किया तो ऐसा कि डॉक्टर नागेंद्र सिंह बने। तो इस इतिहास को ही अगर युवा पढ़ ले, मैं तो राजस्थान का ही बात कर रहा हूँ सर, तो आगे कुछ सीखने की जरूरत नहीं, नैतिकता वैसे ही आ जाएगी। तो नो डाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी चीज को, मैं तो युवाओं से जेन जी में आता हूँ, मैं तो इस चीज का समर्थक हूँ और घोर समर्थक हूँ कि आधुनिकता के साथ आदमी को बढ़ना चाहिए। बस समस्या ये है कि आधुनिकता की इस रफ्तार के साथ, रील के इस कल्चर में हम अपने मूल्यों को भूल गए। और मैं आज भी कहता हूँ, मुझे क्या पता एक आत्मिक ये चीज है और अंतर्मन से मुझे विश्वास है कि जिस दिन इस राष्ट्र को अपने युवा की आवश्यकता होगी, जिस दिन भारत को ये एहसास होगा कि मेरे युवा की मुझको आवश्यकता है, जब हमारी सैन्य शक्ति को हो या युवा शक्ति को हो, एक तरह से, क्योंकि युवा अपने आप में सैन्य शक्ति है, जब इस राष्ट्र की पुकार होगी कि मुझे मेरे युवा की आवश्यकता है, तब ये रील बनाने वाले लड़के सर रेल भी बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा और इसकी उम्मीद रखनी है। मैंने एक पंक्तियां लिखी थी सर, ये चंबल में रहने वाले मस्कटकी नाले भूल गए, मस्कट सर जोतियार, ये चंबल में रहने वाले मस्कटकी नाले भूल गए, कि कल के राजे रजवाड़े हिरणों की खाले भूल गए, जनतंत्र की संसद में कोरस में गाना शुरू हुआ, तो नई सदी के आल्हा उदल तलवारें ही भूल गए। तो इन नई सदी के जो आल्हा उदल हैं, उनको उनकी तलवारें याद दिलानी होगी, इनके इतिहास से इनको परिचित कराना होगा, इनके लोक साहित्य से इनको जोड़ना होगा। ये परिवर्तन सर वैसे ही लाएंगे। इससे पहले कि मैं इसको कंक्लूड करूं, कुछ पंक्तियां हैं, कुछ कविताएं सुनना चाहूंगा जो कहीं ना कहीं युवाओं की तरफ अगर आपने लिखी हो तो, या कोई 1-2 कविताएं ऐसी सुना दीजिए जो कि आज के हमारे पॉडकास्ट के लिए और हमारे रेडियो प्रोग्राम के लिए। बिल्कुल सर, वो कविता सुनाने से पहले मैं एक टॉपिक से और जोड़ना चाहूंगा आज की तारीख में। एक सर, आज एक समस्या बहुत ज्यादा है जी आजकल युवाओं में, हमारा भी सर जिक्र हुआ था। बिल्कुल, तो वो, और अंत हम इसी चीज से, कविताओं से कंक्लूड करेंगे। मैं उस चीज को सर बीच में माफी चाहता हूँ, जोड़ना चाहूंगा। आजकल एक समस्या सर अभी सबसे ज्यादा ये है कि हम कोटा की किसी इंस्टीट्यूट में या पटना के किसी इंस्टीट्यूट में ये चीज देखते हैं कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। बहुत बड़ी जी, एक बहुत जो,
वो पंक्तियां है ना कि मुश्किल कोई आन पड़े तो डर जाने से क्या होगा, जी जी, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं। समाधान है, बिल्कुल। आजकल बच्चे कहते हैं कि करियर को लेके हम ये खराब हो गया, अब क्या होगा। होंगी सर, कोटा या पटना के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हजारों सफल कहानियां, लेकिन बच्चों को ये बताना होगा कि उसी इंस्टीट्यूट से, उसी पटना, कोटा या किसी दिल्ली या मुंबई के इंस्टीट्यूट से लाखों ऐसी असफल कहानियां भी निकली है जिनके आज स्टार्टअप्स हैं, तो बच्चे आज बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। आजकल एक सबसे बड़ी समस्या बताता हूँ, बच्चे इस चीज के लिए सुसाइड कर लेते हैं कि मान लो कुछ फोटोज वायरल हो गए सोशल मीडिया पे, तो वो समझते हैं कि अब जीवन खत्म हो गया। पहली बात तो अपने मूल्यों को सहेज के रखिए, समस्या आएगी ही नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन अगर आ रही है तो मेरा ऐसा मानना है जीवन से बड़ी कोई चीज नहीं है। और चरित्र ऐसी चीज है कि ठीक है, प्रासंगिकता एक पुरानी है, लेकिन आज की जो जनरेशन जिस हिसाब से चल रही है, दुनिया में सब चीज का पुनर्निर्माण हो सकता है सर, लेकिन तब जब आप जिंदा हो और जिंदा दिली के साथ जिंदा हो। तो मैं यही मानता हूं सर कि आज का यूथ जो इस चीज भटक रहा है, और कहीं ना कहीं हम सबको, माता पिता को, हम सबको इस चीज का आश्वासन उन्हें देना होगा कि कुछ मर नहीं जाने वाले हैं दुनिया में, कुछ लूट नहीं जाएगा, हमें इस देश के निर्माण में बड़ा योगदान देना है। तो ये घटना जो अप्रिय हो रही है वो उसमें हमें सुधरना होगा। और मैं वही पंक्तियां हैं सर कि मुश्किल कोई आन पड़े तो डर जाने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। तो अंत में आपने कहा कुछ पंक्तियां मैं सर बताऊं, मैं उन्हीं पंक्तियों का जिक्र करूंगा जो मैंने मेरी लिखी हुई, तो सर मैं अक्सर सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करता हूँ। मैं उस संसद की वो पंक्तियां दोहराऊंगा। श्रद्धेय अशोक चारण साहब देश के बड़े और महनीय कवि हैं, मेरे आदर्श भी हैं, तो उनकी पंक्तियां थी जो मैंने संसद में दोहराई, और वो पंक्तियां बहुत वायरल हुई। अशोक चारण साहब ने भी पोस्ट की कि बहुत अच्छा बोला लड़का। तो वो थी कि हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने, क्या है इतिहास भारत का, कि गंगा यमुना की जलधारा हम प्रण है अटल हिमालय का, प्राची से उठते शंख ध्वनि हम पूज्य तत्व देवालय का, ज्ञान पूज्य के धारक हम इस वसुधा के आभूषण हैं, हम सो में रहे हम शौर्य बने, हमसे विभूषित कणकण है, हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने, हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने, हम हल्दी घाटी में राणा के भाले की वो नोक बने, हम गीत बने, संगीत बने, शब्दों के गहरे छंद बने, सिद्धांत शून्य का देकर के सृष्टि के प्रारूप बने, राम कृष्ण ब्रह्मा महेश हम महावीर से बुद्ध बने, हम दधीची जैसे ज्ञानी थे, हम दुर्वासा से खुद बने, और समय धरातल पर अपनी ये धारा सदा बहेगी, सुनो हमारी संस्कृति तो जग में अमर रहेगी, नहीं बुझी अपनी ज्वाला बुझ गए बुझाने वाले, अपनी हस्ती तो मिटी नहीं मिट गए मिटाने वाले। जी, तो जाते जाते युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सिद्धार्थ जोशी? युवाओं के लिए सिद्धार्थ जोशी तो कोई संदेश नहीं देगा, लेकिन बतौर युवा मैं इतना जरूर कहूंगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक अभ्यर्थी है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन निर्माण में लगा हुआ है। बस एक चीज जो मेरे पिता अक्सर मुझे कहते हैं, कई बार नाराज भी होते हैं मुझसे, लेकिन मैं कोशिश में हूं, मैं खुद बतौर युवा कहते हैं कि युवा का गर्म खून बहुत ज्यादा होता है। जीवन में धैर्य रखिए, संयम रखिए, आपको सारे परिणाम मिल जाएंगे। क्योंकि हम ये सोचते हैं ना सर कि आज हम किसी चीज की मेहनत कर रहे हैं और हम कहते हैं कि ये सफलता हमको तुरंत मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। बिल्कुल, सफलता एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है और ध्येय लगता है। वो कहते हैं कि महलों को, झोपड़ियां जल्दी तैयार होती है, महलों को बनने में वक्त लगता है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइफ में जरूरी नहीं है कि किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप जीवन में जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उस चीज में आगे बढ़िए, ध्येय रखिए, धैर्य रखिए। ध्येय और धैर्य दोनों जरूरी है। आपको परिणाम मेरे हिसाब से वैसे ही मिल जाएगा। बाकी अपने मूल्यों से जुड़े रहिए, अपने परिवार, अपने कुनबे से जुड़े रहिए, अपने क्षेत्र से जुड़े रहिए। तो इससे बड़ा और कोई मेरे हिसाब से धरोहर और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि हम आगे निकल जाते हैं, हम अपनी विरासत को भूल जाते हैं। तो विरासत को सहेजना सबसे बड़ा मेरे हिसाब से मानना है जी। तो जाते जाते स्वामी जी को पुष्पांजलि किस तरह से अर्पित करेंगे आप? मैं उसी से करूंगा जी। स्वामी जी को सबसे बड़ी पुष्पांजलि यही होगी कि हम स्वामी जी को पढ़ लें जी। और मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूँ, अभी भी कर चुका हूँ सर, मैं आखिरी में भी यही करूंगा कि आप सच में स्वामी जी को पुष्पांजलि देना चाहते हैं, स्वामी जी की स्मृति में उनको याद करना चाहते हैं आज युवा दिवस के तौर पर, तो स्वामी जी के स्टेटस लगाओ ना लगाओ, स्वामी जी की किताबें जरूर पढ़ लो, स्वामी जी के मूल्य जरूर पढ़ लो, यही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी जी। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी जोशी। तो दोस्तों ये थे सिद्धार्थ जी जोशी, और युवा दिवस के ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया। हालांकि बहुत लंबा सब्जेक्ट है सिद्धार्थ जी के साथ, और हम कभी जुड़ेंगे और निश्चित रूप से, लेकिन मैं कहीं ना कहीं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि स्वामी जी कम उम्र में रहे। मतलब युवा का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास
सिक्स पैक्स हों और आप ये 19-20 साल के ऊपर के हों और ये है वो है। वैभव सूर्यवंशी जैसा लड़का अगर 14-15 साल की उम्र में भी विश्व में धमाका कर सकता है, सचिन तेंदुलकर जैसा अगर 16 साल की उम्र में भी, और बहुत सारे नए जो डायरेक्टर्स हैं या जो नए फिल्मकार हैं वो बहुत सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये कि आज सोशल मीडिया का ज़माना, AI का ज़माना है। रील बनाइए ज़रूर, लेकिन रियल लाइफ में जिए, और अगर आपके लोग रील देखते हैं तो उसके ऊपर कुछ अच्छी चीज़ें भी आप परोसिए, ताकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो आज की युवा को ज़रूरी हैं। तो राह बिल्कुल मत भटकिए। और स्वामी विवेकानंद को आपने देखा नहीं है, लेकिन जैसा कि सिद्धार्थ जी ने बताया कि उनका जो लिटरेचर है, उनकी जो सोच है, उनके जो विचार हैं, उनको पढ़िए। निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप स्वामी विवेकानंद का 100 में से 2 या 3 चीज़ें भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करते हैं तो आपका जीवन धन्य है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के युवा हैं वही भारत का या विश्व का भविष्य है, और उस भविष्य का निर्माण करना आप सबके हाथ में। एक बार फिर से जाते जाते FM डूंगरपुर की हमारी पूरी टीम की ओर से हम स्वामी जी की जन्मतिथि पर उन्हें शत शत नमन करते हैं, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, और आप सभी युवाओं को FM डूंगरपुर और सिद्धार्थ जी की तरफ से युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू।